हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के नॉवल 450 फ्रॉम पैडिंगटन का तीसरा भाग। कहानी के बाकी भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो कहानी शुरू करते हैं। 450 फ्रॉम पैडिंगटन, अध्याय 10। मिस मार्पल खिड़की के पास अपनी कुर्सी पर बैठी थी और मुस्कुराते हुए सामने बैठे इंस्पेक्टर डेरमॉट क्रैडॉक से बात कर रही थी। मुझे बड़ी खुशी है कि ये केस तुम्हें दिया गया है क्रैडॉक। मुझे लगता है कि तुम इसे सुलझा लोगे, क्रैडॉक ने कहा। जैसे ही मुझे आपका पत्र मिला, मैं उसे लेकर सीधा असिस्टेंट कमिश्नर के पास गया। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई लोकल केस नहीं है। वो ये जानने को भी बड़ा उत्सुक था कि मुझे आपके बारे में क्या कहना है। मेरे बॉस ने मुझे बताया कि वो भी आपके बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, सर हेनरी ने हमेशा से मेरी बहुत मदद की है, मिस मार्पल प्यार से बुदबुदाई। अच्छा, ये बताओ कि अभी तक तुम्हें क्या क्या बताया गया है? जी, मेरे ख्याल से तो सब कुछ। आपकी दोस्त ने पुलिस स्टेशन में जो बयान दिया था वो, टिकट कलेक्टर ने उस बयान से सहमति जताई थी और उन्होंने ब्रैकहैम्पटन के स्टेशन मास्टर को जो नोट दिया था। पुलिस की जांच के बारे में भी मुझे मालूम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपने अनुमान से सबको पीछे छोड़ दिया। नहीं, इसके पीछे कोई अनुमान नहीं था, मिस मार्पल ने कहा। मुझे इस बात का बहुत बड़ा फायदा था। मैं एल्सपेथ को अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई और उसको नहीं जानता था। सभी को ये लगा कि ये एक बूढ़ी औरत की बनाई हुई कहानी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि एल्सपेथ ऐसी कहानी कभी नहीं बना सकती और इसलिए वो जो कह रही थी उस बात को सच होना ही था, इंस्पेक्टर ने सहमति जताते हुए कहा। हाँ, मैं भी उनसे मिलना चाह रहा हूँ। काश वो सिलोन ना गई होती। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे वहीं पर बात हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस वक्त हत्यारा कहाँ हो सकता है? मिस मार्पल ने एक ठंडी आह भरी और बोली, काश मैं पता लगा पाती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो कोई ऐसा है जो रदरफोर्ड हॉल को अच्छी तरह से जानता है। जी हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे काफ़ी लोगों में से ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी काम वालियों ने वहाँ कुछ समय तक काम किया है। उन सबको उस बाड़े और ताबूत के बारे में पता है और ये भी कि चाबी कहाँ रखी जाती थी। इस घर को इलाके के कई लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। आसपास रहने वाला कोई भी आदमी इस काम के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर सकता था। हाँ, मैं तुम्हारी मुश्किलें समझ सकती हूँ, लेकिन असली परेशानी ये है कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि कोई आकर लाश को पहचान न ले। ये तो और भी मुश्किल काम है। हम गुम हुई औरतों के बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, क्रैडॉक ने कहा। उनकी उम्र, उनका हुलिया, लेकिन अभी तक इसके जैसी कोई नहीं मिली है। डॉक्टर ने उसके बारे में लिखा है कि उसकी उम्र 35 साल की थी। वो स्वस्थ औरत थी, शायद शादीशुदा, और हो सकता है उसका एक बच्चा भी हो। उसका फर वाला कोट लंदन से खरीदा हुआ था और सस्ते किस्म का था। पिछले 3 महीनों में वैसे सैकड़ों कोट बिके हैं, जिनमें से 60% सुनहरे बालों वाली औरतों ने खरीदे हैं। उस मरी हुई औरत की तस्वीर हमने दुकानदारों को दिखाई, लेकिन कोई उसे नहीं पहचान पाया। हो सकता है कि यह खरीद क्रिसमस से ठीक पहले की गई हो। उसके बाकी कपड़े पेरिस के बने हुए थे और पेरिस की पुलिस हमारे लिए वहां पता कर रही है। कोई ना कोई तो सामने आएगा जो उसका रिश्तेदार हो या जिसके यहाँ वो रहती हो। उस पाउडर की डिबिया से कुछ पता नहीं चला? मिस मार्पल ने पूछा। दुर्भाग्य से नहीं। वो सस्ते किस्म की है और ऐसी खूब डिबियां बिकती रहती हैं। वैसे आपको या मिस आइल्सबैरो को उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। मिस मार्पल ने सिर हिलाया और कहा, उस पल तक तो हमें पता ही नहीं था कि अपराध हुआ भी है या नहीं। अगर किसी लड़की को खेल खेल में जमीन पर गिरा हुआ पाउडर का डिब्बा मिल जाए तो वो उसे लेकर सीधी पुलिस के पास तो नहीं जाएगी ना। इसीलिए मुझे लगा कि पहले लाश को खोज लिया जाए तो वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस बात का मुझे पक्का यकीन था कि लाश मिल ही जाएगी। लूसी काफ़ी अच्छी है काम करने के मामले में। अच्छी? मैं तो ये कहूँगा कि वो इतनी होशियार है कि उसने मुझे भी हैरान कर दिया। कोई आदमी उससे शादी करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा, इंस्पेक्टर क्रैडॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन उसके लिए कोई खास ही आदमी चाहिए,
मिस मार्पल ने कहा। अच्छा ये बताओ, रदरफोर्ड हॉल में उसका कैसा चल रहा है? बस यूं समझ लीजिए कि वे लोग पूरी तरह से लूसी पर निर्भर हैं, एक तरह से उसके हाथों से ही खा रहे हैं। वैसे उनको इस बारे में कुछ नहीं पता कि उसका आपके साथ कोई संबंध है। हमने इस बात को छिपा कर रखा है। अब उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। उसने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए कहा था, मिस मार्पल ने कहा। तो क्या अगर वो चाहे तो नोटिस देकर वहां से जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। मेरा काम खत्म हो चुका है। तो फिर वो वहां रुकी हुई क्यों है? उसने मुझे कोई कारण नहीं बताया है। वो काफी होशियार लड़की है। मुझे शक है कि उसकी इसमें रुचि हो गई है। रुचि समस्या में या परिवार में? क्रैडॉक ने पूछा। शायद दोनों में, लेकिन दोनों को अलग करके देखना मुश्किल है। कुछ पल वहां चुप्पी छाई रही और फिर क्रैडॉक जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिस मार्पल ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, आपको जल्दी ही कोई ना कोई नतीजा जरूर मिलेगा इंस्पेक्टर, मुझे पक्का विश्वास है। मेरे लिए आपकी क्या राय है? कोई अनुमान या कोई विचार? क्रैडॉक ने पूछा। मिस मार्पल ने कुछ सोचते हुए यूं ही कहा, मैं थिएटर कंपनी के बारे में सोच रही थी। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना और घर के ज्यादा बंधन भी ना हो। अगर ऐसी कोई औरत हो तो शायद ही कोई उसे ढूंढे या उसके खो जाने की रिपोर्ट लिखवाए। ठीक है, मैं आपका इशारा समझ गया। हम इस पहलू के ऊपर खास तौर पर ध्यान देंगे। वैसे आप मुस्कुरा किस बात पर रही हैं? मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब एल्स्पेथ को ये पता चलेगा कि हमने लाश ढूंढ ली है तो उसके चेहरे पर कैसे भाव होंगे। अध्याय 11। मिसेस मैगिलिकडी अपने सामने खड़े उस सुंदर नौजवान को घूरे जा रही थी जो आधिकारिक तौर पर उनसे मिलने आया था। उनके चेहरे पर ऐसे हैरत के भाव थे मानो उन्होंने एफिल टावर को चलते हुए देख लिया हो। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। काफी देर बाद अपनी इस हालत पर काबू पाकर उन्होंने उस तस्वीर की तरफ देखा जो उस ऑफिसर ने उनके हाथ में दी थी। हाँ, यही है वो, यही है। बेचारी, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने उसकी लाश ढूंढ ली। जब मैंने कहा था तो किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, ना पुलिस को, ना रेलवे वालों को, ना किसी और को। मुझे बड़ा दुख था इस बात का कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने हर संभव कोशिश नहीं की। नौजवान ने सिर हिलाकर हामी भरी। अच्छा, आपने कहाँ बताया कि लाश कहाँ मिली थी? रदरफोर्ड हॉल नाम के घर के बाड़े में, ब्रैकहैम्पटन के ठीक बाहर, ऑफिसर ने बताया। कभी सुना नहीं उसके बारे में। ये उसके अंदर कैसे गई, मुझे तो यही हैरानी हो रही है। मेरे ख्याल से जेन मार्पल ने इसे ढूंढा था ना? जी, इस लाश को मिस लूसी आइल्स बैरो ने देखा था, उस नौजवान ने अपने हाथ में पकड़े कागजों पर नजर डालते हुए कहा। उसके बारे में भी कभी नहीं सुना। मुझे अब भी लगता है कि जरूर जेन का ही इससे कुछ लेना देना है। तो यानी आप पक्के तौर पर इस औरत की पहचान उस औरत के रूप में करती हैं जो आपको ट्रेन में दिखाई दी थी? ऑफिसर ने पूछा। जी हाँ, जिसका गला कोई आदमी घोट रहा था, मैं उस औरत के रूप में इसकी पहचान करती हूँ। आप उस आदमी के बारे में कुछ बता सकती हैं? वो एक लंबा आदमी था, गहरे रंग का, बस इतना ही कह सकती हूँ मैं। उसकी पीठ थी मेरी तरफ, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। अगर आप उसे देखेंगी तो पहचान लेंगी? मैं कैसे पहचान सकती हूँ? मैंने अभी कहा ना कि उसकी पीठ मेरी तरफ थी, मैंने उसका चेहरा देखा ही नहीं। उसकी उम्र के बारे में आपको कोई अंदाजा है? कुछ सोचते हुए मिसेस मैगिलिकडी ने कहा, पता नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि उसकी उम्र कम नहीं थी, वो 30 से ऊपर का ही होगा। और मैं दरअसल उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, मैं तो उस बेचारी औरत की तरफ देख रही थी। उसके गले के चारों तरफ लिपटे वो 2 हाथ। ये काफी तकलीफदेह अनुभव रहा होगा, नौजवान ने सहानुभूति के साथ कहा। फिर उसने अपनी नोटबुक को बंद किया और बोला, आप इंग्लैंड कब लौट रही हैं? अगले 3 हफ्तों तक तो नहीं। क्या उससे पहले मेरा वहां होना जरूरी है? वैसे तो नहीं, लेकिन अगर हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो और बात है, ऑफिसर ने कहा। बात वहीं खत्म हो गई। उसी रोज उन्हें अपनी दोस्त मिस मार्पल की एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने सारी बातों को बड़े ही विस्तार से समझाया था। उस चिट्ठी को पढ़कर मिसेस मैगिलिकडी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान दौड़ गई।
दूसरी ओर रदरफोर्ड हॉल के घर में एक टूटती दीवार से सटकर खड़ा सेड्रिक लूसी को देख रहा था। अचानक वो बोला, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं? लूसी ने पूछा। तुम यहां इस घर में कर क्या रही हो? जी, मैं रोजी रोटी कमा रही हूं। नौकरानी बनकर? मैं नौकरानी हूं जरूर, लेकिन मैं घर के कामकाज में मदद करती हूं और इस काम में मैं पक्की उस्ताद हूं। लेकिन तुम इस तरह के कामों को कैसे पसंद कर सकती हो? लूसी हंसने लगी। मुझे खाना पकाने में मज़ा आता है क्योंकि वो काम मुझे रचनात्मक लगता है और मुझे साफ सफाई करना भी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो हमेशा ऐसे ही बिखरे बिखरे रहना पसंद है, सेड्रिक ने कहा। हाँ, आप वैसे ही लगते भी हैं। इबिजा में मेरा जो घर है उसमें बहुत कम सामान है। 3 प्लेट, 2 कप, 1 बिस्तर, 1 मेज़ और 2 कुर्सियाँ। हर तरफ धूल रहती है और पेंट और पत्थर के टुकड़े। मैं पेंट करने के अलावा मूर्तियाँ भी बनाता हूँ और किसी को कुछ छूने की इजाज़त नहीं होती। मैं अपने घर के पास किसी औरत को आने की अनुमति नहीं देता। क्या किसी भी हैसियत से नहीं? लूसी ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मतलब? मुझे ये लगता है कि एक कलाकार की कोई प्रेमिका भी होनी चाहिए। मेरा प्रेम तो अपने काम से ही है, सेड्रिक ने गर्व भरे स्वर में कहा। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई औरत मेरे काम में दखल दे। मुझे आपके घर जाकर अच्छा लगेगा। ये एक तरह की चुनौती होगी, लूसी ने कहा, लेकिन तुम्हें इसका मौका नहीं मिल पाएगा। तभी बाड़े से कुछ ईंटें गिर पड़ी। सेड्रिक ने पीछे मुड़कर उस गड्ढे में झांका और लूसी को जानकारी जुटाने का एक और अच्छा मौका मिल गया। उसने तुरंत पूछा, इस जगह की ऐसी हालत कैसे हो गई? ये सिर्फ युद्ध के कारण तो नहीं हुआ होगा? अच्छा, तो अब तुम इस जगह को भी ठीक करना चाहती हो? तुम कितनी हस्तक्षेप करने वाली औरत हो। अब मुझे समझ में आया कि लाश तुम्हें ही क्यों मिली। तुम तो ऐसी हो जो किसी ग्रीको रोमन ताबूत को भी अकेला नहीं छोड़ सकती हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल युद्ध के कारण नहीं हुआ है, ये मेरे पिता के कारण है। तुम्हारा उनके बारे में क्या विचार है? मुझे सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लूसी ने कहा। मैं सब जानता हूं, तुम बात को भटकाओ मत। वो बड़े ही कंजूस हैं और मुझे लगता है कि थोड़े पागल भी हैं। एमा के अलावा वो बाकी सब लोगों से नफरत करते हैं और ये शायद मेरे दादाजी की वसीयत के कारण है। मेरे दादाजी खाने पीने का सामान बनाते थे। नई नई तरह की चीज़ों को बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। मेरे पिताजी इटली, ग्रीस, बाल्कन देशों में घूम घूम कर कला की दुनिया में हाथ आजमाते थे। मेरे दादाजी को इस बात से बहुत चिढ़ थी। उन्होंने ये फैसला किया कि मेरे पिता को न तो काम धंधे की अकल है और ना ही कला की। इसलिए उन्होंने ट्रस्ट बनाकर अपना सारा धन उसमें रख दिया, वो भी अपने पोते पोतियों के लिए। पिता को उससे कमाई तो है, लेकिन वे प्रॉपर्टी को छू भी नहीं सकते। तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसे खर्च करने ही छोड़ दिए। वे यहाँ आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने का काम शुरू कर दिया। अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं जितने मेरे दादाजी ने कमाए थे, और इस बीच हम भाई बहनों को 1 पाई भी नहीं मिली है। मैं बेचारा गरीब पेंटर हूँ। हेरोल्ड ने अपना बिजनेस शुरू किया और वो शहर का एक प्रमुख व्यक्ति है। उसमें पैसे कमाने का हुनर है। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि वो कुछ गलत काम भी करता है। एल्फ्रेड को सब लोग हरफन मौला कहते हैं। ऐसा क्यों? लूसी ने पूछा। तुम तो सब कुछ जानना चाहती हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसका जवाब ये है कि वो परिवार की काली भेड़ है। वो अभी तक जेल नहीं गया है, लेकिन उसके बहुत करीब तक जा चुका है। जो भी काम करता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। ये सब जो आप मुझे बता रहे हैं, किसी अनजान आदमी को ऐसे बताना क्या ठीक है? लूसी ने पूछा। क्यों, तुम क्या पुलिस की जासूस हो? हो सकता है हो। मुझे नहीं लगता। अगर लगता तो मैं तुम्हें ये सारी बातें कभी नहीं बताता। तभी उसने देखा कि उसकी बहन एमा रसोई के दरवाजे से अंदर आ रही है। एमा ने उससे कहा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ सेड्रिक। लूसी ने बड़ी ही चतुराई से कहा, मैं अंदर घर में जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं तो बस ये अजवाइन लेने आई थी। वो तेजी से किचन गार्डन की तरफ चली गई। सेड्रिक की आंखें उसका पीछा करती रहीं। बहुत ही सुंदर लड़की है ये। कौन है ये? सेड्रिक ने पूछा। अरे तुम इसे छोड़ो, मैं बहुत परेशान हूँ।
पुलिस को लगता है कि वो औरत जिसकी मौत हुई थी वो फ्रांस की थी। सेड्रिक, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो औरत मार्टिन हो सकती है? मार्टिन? ये मार्टिन कौन है? अच्छा, मार्टिन। लेकिन मार्टिन ही क्यों? सेड्रिक ने पूछा। उसका वो टेलीग्राम भेजना बड़ा अजीब था। ये उसी समय की बात है। क्या तुमको ये लगता है कि वो शायद यहाँ आई होगी और... बकवास एमा। मार्टिन यहाँ क्यों आएगी और वो उस बाड़े में भला क्यों जाएगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें इंस्पेक्टर बेकन को ये बात बता देनी चाहिए, एमा ने कहा। क्या बता देना चाहिए? मार्टिन के बारे में, उसकी चिट्ठी के बारे में। मेरी प्यारी बहन, इससे तो तुम इस केस को और उलझा दोगी। एक बेसिर पैर की बात को उठाकर जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो पत्र मार्टिन का था भी नहीं। मेरी मानो तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ये पुलिस का काम है कि उस लाश की पहचान करे, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि अगर तुम हैरोल्ड से ये बात पूछोगी तो वो भी यही कहेगा। हाँ, मुझे पता है, वो भी यही कहेगा और एल्फ्रेड भी यही कहेगा। लेकिन मुझे दुख है सेड्रिक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ भी मत करो, बस अपना मुंह बंद रखो मेरी प्यारी बहन। परेशानी को अपनी तरफ दावत मत दो। एमा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलती हुई घर के अंदर चली गई। जब वो पार्किंग में आई तो उसने देखा कि डॉक्टर क्विम्पर घर से निकले और उन्होंने अपनी टूटी हुई कार का दरवाज़ा खोल लिया। उसे देखकर वे रुक गए और उसकी तरफ आए। तुम्हारे पापा अब काफ़ी अच्छी हालत में हैं एमा, उन्होंने कहा। इस हत्या की वजह से जिंदगी में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई है। मैं अपने बाकी मरीजों के लिए भी यही सलाह दूंगा। उनके इस मजाक पर एमा ने एक झूठी हंसी बिखेर दी। डॉक्टर क्विम्पर इस तरह की प्रतिक्रिया को तुरंत भांप लेते थे। क्या बात है एमा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? एमा ने उनकी तरफ देखा। वो डॉक्टर की सहानुभूति की कद्र करती थी। वो दोनों एक तरह से दोस्त बन चुके थे। उसने स्वीकार किया। हाँ, मैं थोड़ी परेशान हूँ। अगर बताना चाहो तो मुझे बता सकती हो। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ बात तो आप पहले से ही जानते हैं। दरअसल बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आपको शायद याद हो, मैंने एक बार आपको अपने भाई के बारे में बताया था, जिसकी विश्व युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। हाँ, तुमने कुछ बताया तो था कि वो शादीशुदा था या शायद उसकी शादी होने वाली थी, किसी फ्रेंच लड़की से शायद। हाँ, जैसे ही मुझे उसका खत मिला उसके तुरंत बाद उसकी हत्या हो गई थी। हमने कभी उस लड़की के बारे में नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ 1 महीने पहले तक। हाँ हाँ, मुझे याद है। उस टाइम तुम्हें एक चिट्ठी मिली थी क्रिसमस के आसपास, है ना? हाँ, उस लड़की ने लिखा था कि वो इंग्लैंड में थी और हमसे मिलना चाहती थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। आखिर में उसका एक तार मिला कि उसे अचानक फ्रांस जाना पड़ गया, और पुलिस को ये लगता है कि जिस औरत की हत्या हुई है वो फ्रेंच है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? डॉक्टर ने पूछा। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि वो मरी हुई औरत तुम्हारे भाई की पत्नी या प्रेमिका है? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। मैं सोच रही हूँ कि पुलिस को इसके बारे में बता दूँ, लेकिन सेड्रिक और बाकी सब ये कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? कुछ देर डॉक्टर खामोशी से कुछ सोचते रहे, फिर बोले, अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो काम ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन जब तक तुम बता नहीं दोगी तुम खुद परेशान रहोगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए बेहतर ये होगा कि अपने परिवार की परवाह मत करो और जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अध्याय 12। ए लड़की, इधर आओ। लूसी ने पीछे मुड़कर हैरानी से देखा। बूढ़े मिस्टर क्रैकनथॉर्प उसे दरवाजे के पीछे से गुस्से में बुला रहे थे। क्या आप मुझे बुला रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, अंदर आओ। लूसी ने उनकी बात का पालन किया। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लूसी ने अंदर देखा। वे एक छोटे से कमरे में थे, जिसे शायद बहुत दिनों से खोला भी नहीं गया था। चारों तरफ धूल और जाले थे। हवा में भी धूल और सीलन की गंध भरी हुई थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये कमरा साफ कर दूं? लूसी ने पूछा।
नहीं, नहीं चाहता। मैं इस कमरे को बंद रखता हूँ। एमा इस कमरे में ताक झांक करना चाहती है, लेकिन मैं उसे अंदर नहीं आने देता। ये मेरा कमरा है। जरा इन पत्थरों को देखो, ये जमीन के अंदर से निकले नायाब नमूने हैं। लूसी ने देखा कि वहां 12 से 14 पत्थरों के टुकड़े पड़े थे। कुछ चमकीले थे तो कुछ रूखे। बहुत अच्छे, ये तो बढ़िया हैं, लूसी ने कहा। तुम सही कह रही हो, ये बढ़िया है। तुम एक होशियार लड़की हो। मैं हर किसी को ये नहीं दिखाता। मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। जी, ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे वो कर लेना चाहिए। घर में 6 लोग हैं और अभी मेरा बहुत सा काम बाकी है। उन कमीनों को सारा दिन खाने के अलावा और काम ही क्या है। जब भी वो यहाँ आते हैं तो यही तो करते हैं, खाना खाना और खाना। जो खाते हैं उसके लिए कुछ देने की बात तक नहीं करते। सब जोंक हैं, जोंक। सारे इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं मरने वाला। उन्हें खुश करने के लिए मैं नहीं मरूंगा। वो लोग समझते हैं कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मैं उतना बूढ़ा नहीं हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लूसी ने कहा। होशियार लड़की। अब जरा ये देखो। उसने एक बड़े से धुंधले चार्ट की ओर इशारा किया जो दीवार पर टंगा था। उस चार्ट में उनकी वंशावली लिखी हुई थी। कुछ नाम तो इतने बारीक लिखे गए थे कि उनको पढ़ने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती। पूर्वजों के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे थे और उनके नामों के ऊपर ताज के निशान बने थे। क्रैकेनथॉर्प ने उसे बताते हुए कहा, ये मेरी माँ के वंशजों के नाम हैं, मेरे बाप के नहीं। वो तो सारे बकवास थे। वो मुझे पसंद भी नहीं करते थे। मैं हमेशा से उनके मुकाबले बढ़िया शौक रखने वाला आदमी था, अपनी माँ के परिवार वालों जैसा। मुझे कला और शास्त्रीय मूर्ति कला में दिलचस्पी थी और मेरे पिता को ये सब बेकार लगता था। पागल बूढ़ा। मुझे अपनी माँ की याद नहीं है। जब मैं 2 साल का था तब उनकी मौत हो गई थी। मैं उनके परिवार का आखिरी सदस्य था। और अब देखो, अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वे उसे बगल के कमरे में लेकर गए जहाँ गहरे रंग का ओक का फर्नीचर रखा था। उन्होंने जितनी जोर से लूसी के हाथ को पकड़ रखा था उससे लूसी को थोड़ी परेशानी हो रही थी। आज सच में ऐसा लग रहा था कि मिस्टर क्रैकेनथॉर्प कहीं से भी कमज़ोर नहीं थे। ये देखो, ये लूशिंगटन से आया था जहाँ की मेरी माँ थी। ये एलिजाबेथ के टाइम का है। इसे उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं इसके अंदर क्या रखता हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं? जी ज़रूर दिखाइए, लूसी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा। जानने की बेचैनी हो रही है ना? सारी औरतों को होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और एक अलमारी का ताला खोला और फिर उसमें से एक कैश बॉक्स निकाला जो बिल्कुल नया लग रहा था। उसे खोलकर उन्होंने कहा, जरा एक नज़र यहाँ देखो, जान लो कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके अंदर ढेर से सोने के सिक्के रखे थे। इनको देखो लड़की, इनको छू कर देखो, हाथ में लेकर देखो, जान लो ये क्या हैं। लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, ये सोने की मोहरें हैं। जब ये गंदे कागज़ के नोट चलन में नहीं आए थे तब ये चला करते थे। कागज़ के एक टुकड़े से ये कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। बहुत पहले मैंने इनको जमा किया था। मेरे पास बक्सों में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सभी भविष्य के लिए हैं। एमा को इनके बारे में पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। ये हमारा रहस्य है, हम दोनों का। समझी लड़की? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों दिखा रहा हूं? जी नहीं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि ये मत सोचना कि मैं कोई गया गुजरा बूढ़ा आदमी हूं। इस बूढ़े कुत्ते में अभी बहुत जान बाकी है। मेरी बीवी बहुत अरसा हुए मर गई। वो हर बात में रोक टोक करती थी। उसको तो वो नाम भी पसंद नहीं थे जो मैंने अपने बच्चों के रखे थे। मैंने उनको अंग्रेज़ों जैसे नाम दिए थे। हालांकि मैंने उसकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या चाहती थी। वो बुरी औरत थी, लेकिन तुम अंदर से अच्छी हो, बहुत अच्छी। मैं तुम्हें कुछ सलाह देने वाला हूँ। अपने आप को किसी नौजवान के सामने मत फेंक देना। ये सारे नौजवान बेवकूफ़ होते हैं। तुम्हें अपने भविष्य का भी ध्यान रखना है। थोड़ा इंतज़ार करना। लूसी की बाह पर उनकी उंगलियों का दबाव और बढ़ गया। वो उसके कानों के पास झुककर बोले, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता।
इंतज़ार करो। ये सारे बेवकूफ़ सोचते हैं कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कोई हैरानी की बात नहीं अगर मैं इनसे ज़्यादा जी जाऊँ। हाँ, तब हम देखेंगे। हेरोल्ड के तो कोई बच्चा ही नहीं है। सेड्रिक और एल्फ्रेड ने शादी ही नहीं की, और एमा, वो भी अब कभी शादी नहीं करेगी। क्विम्पर को लेकर उसके मन में कुछ है, लेकिन क्विम्पर कभी एमा से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और हाँ, अलेक्जेंडर है। हाँ, वो तो है। सही बताऊं तो मुझे अलेक्जेंडर पसंद है। वो कुछ देर सांस लेने के लिए रुके और फिर से बोले, हाँ तो लड़की, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? तभी स्टडी के बंद दरवाजे से एमा की आवाज़ सुनाई दी। मिस आइल्सबैरो। लूसी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और तुरंत वहाँ से निकल गई, ये कहते हुए कि मिस क्राइकेनथॉर्प मुझे बुला रही हैं, मुझे चलना चाहिए। आपने जो कुछ भी मुझे दिखाया उसके लिए आपका शुक्रिया। सुनो, हमारे बीच जो राज है उसे भूलना मत। जी नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगी, लूसी ने कहा और जल्दी से हॉल में चली गई, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसे अभी अभी शादी का प्रस्ताव मिला था या नहीं। डेरमॉट क्रैडॉक स्कॉटलैंड यार्ड के अपने कमरे में अपनी मेज़ के सामने बैठा था। किनारे की तरफ झुककर वो फ़ोन पर बात कर रहा था। फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद पेरिस के पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैंने उस इलाके में जांच बैठा दी है। मेरे एजेंट ने इस जांच के बारे में कुछ बातें कही हैं। जब तक कि कोई परिवार ना हो या कोई प्रेमी, तब तक इन औरतों के गायब हो जाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। वे बाहर गई हैं या उनके जीवन में कोई मर्द आ गया है या कुछ भी, इन सब के बारे में कोई पूछना भी नहीं चाहता। दुख की बात यह है कि जो तस्वीर तुमने मुझे भेजी है उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। मैं अपने एजेंट्स की रिपोर्ट को एक बार फिर से पढ़ूंगा, हो सकता है कुछ ना कुछ निकल आए। उधर क्रैडॉक ने फ़ोन बंद किया और इधर एक सिपाही ने आकर उसे बताया कि कोई मिस एमा क्राइकेनथॉर्प उससे मिलना चाहती हैं। उसने फ़ोन का रिसीवर रखा और सिपाही से उसे अंदर ले आने के लिए कहा। वो कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा, यानी उसका विचार सही साबित हुआ था। एमा क्राइकेनथॉर्प कुछ तो जानती थी, शायद ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, और उसने उस बात को बताने का फैसला कर ही लिया था। उसे अंदर आते देख वो खड़ा हो गया, उससे हाथ मिलाया और उसे बैठने के लिए कहकर उसने उसे सिगरेट की पेशकश की, जिसे एमा ने मना कर दिया। कुछ देर वहाँ शांति छाई रही। फिर क्रैडॉक ने कहा, आप मुझे कुछ कहने आई थी मिस क्राइकेनथॉर्प? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? कोई छोटी सी बात जिसका आपके ख्याल से इस केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शायद ये हो सकता है कि उसका कोई ताल्लुक इस मामले से हो। आप मुझे वही बात बताने के लिए यहाँ आई हैं ना? इसका कोई संबंध उस मृत औरत की पहचान से है। आपको ये लगता है कि शायद आप उस औरत को जानती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद, पता नहीं। लेकिन कोई संभावना है जो आपको परेशान कर रही है। बेहतर होगा कि आप मुझे बता दें, क्योंकि इससे आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। एमा एक पल के लिए रुकी और फिर उसने कहना शुरू किया, आपने मेरे 3 भाइयों को देखा है। उनके अलावा मेरा एक और भाई था, एडमंड, जो लड़ाई में मारा गया था। अपने मरने से कुछ दिन पहले उसने मुझे फ्रांस से चिट्ठी लिखी थी। उसने अपना हैंडबैग खोला और उसके अंदर से एक मुड़ा तुड़ा पत्र निकालकर उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से बुरा नहीं लगेगा एमा, लेकिन मैं शादी कर रहा हूँ एक फ्रेंच लड़की से। ये सब अचानक हुआ है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें मार्टिन पसंद आएगी, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका ध्यान रखना। मैं अगली चिट्ठी में तुम्हें विस्तार से सारी बातें बताऊंगा कि कब तक मेरी शादी हो जाएगी। और हाँ, ये बात उस बूढ़े को कभी प्यार से बताना, सुनकर वो आग बबूला हो जाएगा। इंस्पेक्टर क्रैडॉक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एमा ने चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। फिर वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, इस चिट्ठी के मिलने के 2 दिनों के बाद हमारे पास एक तार आया जिसमें लिखा था कि एडमंड का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, शायद उसकी मौत हो गई है। बाद में उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। वो डनकर्क की लड़ाई से ठीक पहले की बात है। फौज की तरफ से मुझे ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिसमें यह कहा गया हो कि उसकी शादी हो चुकी थी। मुझे उस लड़की की भी कोई खबर नहीं मिली। लड़ाई खत्म होने के बाद मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ उसके नाम के बारे में पता चला।
उस समय फ्रांस के कुछ हिस्से पर जर्मन सेना का कब्जा था, जिसकी वजह से कुछ भी पता लगा पाना मुश्किल था, वो भी बिना उस लड़की के सरनेम का पता लगाए। आखिरकार मैंने ये मान लिया कि वो शादी कभी हुई ही नहीं थी और शायद उस लड़की ने लड़ाई खत्म होने से पहले ही किसी और से शादी कर ली थी, या फिर शायद वो खुद भी मारी गई थी। मुझे तब बहुत हैरानी हुई जब करीब 1 महीने पहले मुझे एक चिट्ठी मिली जिसके नीचे भेजने वाले का नाम मार्टिन क्राइकनथॉर्प लिखा हुआ था। क्या आपके पास वो चिट्ठी है? क्रैडॉक ने पूछा। एमा ने अपने बैग से दूसरी चिट्ठी निकाली और उसके हाथ में दे दी। क्रैडॉक ने उसे बहुत रुचि के साथ पढ़ा। उसमें लिखा था, प्यारी मैडम, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चिट्ठी के मिलने से आपको किसी तरह का सदमा नहीं पहुँचेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपके भाई एडमंड ने आपको बताया था या नहीं कि हमारी शादी हो चुकी थी। उसने मुझे कहा था कि वो आपको बताने वाला है। हमारी शादी के कुछ दिनों के बाद ही वो मारा गया और हमारे गांव पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो मैंने ये तय किया कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी, हालांकि एडमंड ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन तब तक मैं एक नया जीवन शुरू कर चुकी थी और ऐसा करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मैं अपने बेटे के लिए ये खत लिख रही हूँ। वो आपके भाई का लड़का है और मैं उसे वो सब कुछ नहीं दे सकती जिसके वो लायक है। मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड आ रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। चिट्ठी लिखने का मेरा पता है 126 एल्वर्स क्रेसेंट, नंबर 10। मैं फिर से इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। मेरी पूरी भावनाएं आपके साथ हैं। मार्टिन क्राइकनथॉर्प। क्रैडॉक कुछ देर खामोश बैठा रहा। लौटाने से पहले उसने चिट्ठी को एक बार फिर से पढ़ा। इस चिट्ठी को मिलने के बाद आपने क्या किया मिस? मेरी बहन के पति ब्रायन ईस्टली उन दिनों मेरे पास ही रह रहे थे। मैंने उनसे इस बारे में बात की। फिर मैंने लंदन में अपने भाई हैरोल्ड को फ़ोन किया और उसे भी इस बारे में बताया। हैरोल्ड इन सारी बातों को लेकर थोड़ा संदेह में था और उसने मुझे इस औरत से सावधान रहने के लिए कहा। मैं उसकी बात से सहमत थी, लेकिन अगर ये लड़की वही मार्टिन थी जिसके बारे में मेरे भाई ने लिखा था, तो मुझे लगा कि इस लड़की का स्वागत ज़रूर करना चाहिए। जो पता दिया गया था, मैंने उस पते पर चिट्ठी लिखी और उसे कहा कि वो रदरफोर्ड हॉल आकर हमसे मिले। कुछ दिनों के बाद मुझे लंदन से एक तार मिला जिसमें लिखा था, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अचानक फ्रांस लौट जाना पड़ा, मार्टिन। इसके बाद न तो कोई चिट्ठी आई और ना ही उसकी कोई और खबर। ये सब कब हुआ था? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये क्रिसमस से ठीक पहले की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं उससे ये कहने वाली थी कि वो यहाँ आकर हमारे साथ क्रिसमस मनाए, लेकिन मेरे पिता को उसके बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने उसे ये सुझाव दिया था कि वो क्रिसमस के बाद के वीकेंड में आकर हमारे साथ रहे। तब हमारा परिवार भी यहीं होगा। मुझे लगता है कि उसका ये तार कि उसे अचानक फ्रांस लौट जाना पड़ा है, असल में क्रिसमस से कुछ पहले आया था। और आपको ऐसा लगता है कि जिस औरत की लाश ताबूत में मिली है वो औरत मार्टिन हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर, लेकिन जब आपने कहा कि वो औरत शायद विदेशी हो सकती है तो मुझे लगा कि। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। क्रैडॉक ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, आपने मुझे इस बात के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। हम इस बात की जांच करेंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि जिस औरत ने आपको तार भेजा वो फ्रांस में ही हो और ठीक ठाक हो। लेकिन दूसरी तरफ जो ये तारीखें हैं, ये एक अजीब सा संयोग है। आप खुद होशियार हैं, मेरी बात को समझ रही होंगी। जैसा कि जांच के दौरान आपने सुना होगा कि उस औरत की मौत 3 से 4 हफ्ते पहले हुई थी। आप फिक्र मत कीजिए और सारी बात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और हाँ, एक बात बताइए, आपने अपने पिता और परिवार के बाकी लोगों को भी इस बारे में बताया है? जी हाँ, मुझे अपने पिता को तो बताना ही था। सुनकर वो बहुत संदेह में पड़ गए थे। उन्हें यही लग रहा था कि कोई हमसे पैसा ऐंठने के लिए ये चाल चल रहा है। मेरे पिता पैसों को लेकर काफ़ी संदेह में रहते हैं। उन्हें ये मानना अच्छा लगता है कि वे बहुत गरीब आदमी हैं और उन्हें एक एक पैसा बचा कर रखना चाहिए। बूढ़े लोगों को कभी कभी ऐसा हो जाता है। उनकी कमाई काफ़ी ज़्यादा है और वे उसका 1/4 भी खर्च नहीं करते, खर्च करना ही नहीं चाहते। लेकिन आजकल उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है। उनके पास काफ़ी जमा पूंजी है। मैंने अपने दोनों भाइयों को भी इसके बारे में बताया था। एल्फ्रेड को तो लगा जैसे ये कोई चुटकुला है, लेकिन उसने भी यही कहा कि ये किसी जालसाज का काम है। सेड्रिक ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने आप में ही मस्त रहता है।
हमारा विचार ये था कि हमारा परिवार मार्टिन को स्वीकार कर ले। हमारे वकील मिस्टर विमबॉर्न भी इस मौके पर मौजूद थे। उस चिट्ठी के बारे में मिस्टर विमबॉर्न का क्या कहना था? हमने उनसे इस बारे में बात नहीं की। हम उनसे इस बारे में बात करने ही वाले थे कि तभी मार्टिन का तार आ गया और आपने उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया। मैंने लंदन के उस पते पर चिट्ठी लिखी, ये लिखते हुए कि वे इसे आगे भेज दें, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। ये काफ़ी अजीब बात है। आप खुद उसके बारे में क्या सोचती हैं? मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। जब आपको चिट्ठी मिली उस समय आपको कैसा लगा? क्या आपको ये लगा कि वो चिट्ठी असली थी, या आपको भी अपने पिता और भाइयों की तरह लगा? और आपके बहनोई ने इस बारे में क्या सोचा? ब्रायन को भी यही लगा था कि चिट्ठी असली थी। और आपको? मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती। और इस बारे में आपकी क्या भावना है, ये सोचकर कि वो औरत आपके भाई एडमंड की विधवा थी? एमा के चेहरे पर कोमल भावनाएं उभर आईं। मुझे एडमंड बहुत पसंद था। वो मेरा सबसे प्यारा भाई था। मुझे तो ये लगता है कि ये चिट्ठी मार्टिन ही लिख सकती थी। उसमें जो घटनाएं बताई गई हैं वो एकदम स्वाभाविक लगती हैं। मुझे लगता था कि लड़ाई खत्म होने के बाद उसने फिर से शादी कर ली थी, या वो किसी ऐसे आदमी के साथ थी जो उसे और उसके बच्चों को सुरक्षा दे रहा था। फिर शायद वो आदमी भी मर गया होगा, या उसने इसे छोड़ दिया होगा, और तब उसे लगा होगा कि एडमंड के परिवार से संपर्क किया जाए, जो एडमंड खुद भी करना चाहता था। ये चिट्ठी मुझे असली और स्वाभाविक लगती है। लेकिन हैरोल्ड ने कहा था कि शायद ये चिट्ठी किसी ऐसी औरत ने भी लिखी हो सकती है जो मार्टिन को जानती हो, उसके सारे हालातों को जानती हो। मुझे उसकी ये बात भी सही लगती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे। इतना कहकर वो रुक गई। आप ये चाहती हैं कि ये बात सच हो? क्रैडॉक ने बड़े ही आराम से कहा। उसने आभार भरी नज़रों से इंस्पेक्टर को देखा। जी हाँ, मैं वाकई ये चाहती थी कि ये बात सच निकले। ये कितनी खुशी की बात होती कि एडमंड का बेटा हमारे पास रहता। क्रैडॉक ने सिर हिलाया और कहा, जैसा कि आपने कहा ये चिट्ठी असली लगती है। जो हैरत की बात है वो ये है जो उसके बाद हुआ। मार्टिन का अचानक पेरिस चले जाना और उसके बाद उसकी कोई खबर ना मिलना। आपने बड़े प्यार से उसे जवाब दिया था और उसका स्वागत करने के लिए तैयार थीं। फिर पेरिस चले जाने के बावजूद उसने आपको लिखा क्यों नहीं? इससे लगता है कि वो सही थी। अगर वो नकली होती तो वो ऐसा नहीं करती। मुझे लगा कि शायद आपने मिस्टर विमबॉर्न से संपर्क किया हो और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी हो, जिससे वो चौकन्नी हो गई हो। लेकिन आपने बताया कि आपने ऐसा नहीं किया था। ये भी संभव है कि आपके किसी भाई ने इस तरह का कुछ किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस मार्टिन का ताल्लुक किसी ऐसे माहौल से रहा हो जो जांच से बचना चाहता हो। शायद उसने ये सोचा हो कि वो सिर्फ एडमंड की प्यारी बहन से संपर्क कर रही है, ना कि किसी शंकालू व्यवसायी से। उसे शायद ये उम्मीद रही हो कि वो बच्चे के नाम पर आपसे काफ़ी पैसा ले पाएगी और आप ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगी। लेकिन बाद में उसे पता चला कि हालात कुछ और थे। मैं समझ सकता हूँ कि इससे काफ़ी गंभीर कानूनी मसले खड़े हो जाते। अगर एडमंड क्राइकनथॉर्प की शादी से कोई बेटा पैदा हुआ हो तो वो आपके दादाजी की संपत्ति का एक वारिस होगा, है कि नहीं? जी हाँ, एमा ने कहा। तो जो मुझे पता है उसके मुताबिक आने वाले समय में वो रदरफोर्ड हॉल और उसके आसपास की सारी ज़मीन का वारिस होता, जो अब तक काफ़ी कीमती हो गया होगा। एमा ने कुछ हैरानी के साथ कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने अच्छा किया जो ये सब मुझे आकर बता दिया। मैं उसके बारे में पता करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस लड़की ने चिट्ठी लिखी और जिसकी लाश ताबूत में मिली, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। एमा ने राहत की सांस ली। आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। क्रैडॉक उसे दरवाजे तक छोड़कर आया और फिर उसने जासूस सार्जेंट वेदरऑल को फ़ोन किया। हेलो बॉब, मुझे तुमसे एक काम है। 126 एल्वर्स क्रेसेंट नंबर 10 पर जाओ। अपने साथ रदरफोर्ड वाली औरत की तस्वीर भी लेकर जाना। जाकर वहाँ पता करो कि क्या वहाँ मिसेस क्राइकनथॉर्प नाम की या उससे मिलते जुलते नाम की कोई औरत रहती है। मिसेस मार्टिन क्राइकनथॉर्प, जो या तो पहले वहाँ रहती थी या जिसकी चिट्ठियाँ उस पते पर आती थीं, 15 दिसंबर से लेकर महीने के आखिर के बीच। जी सर, जाता हूँ। फिर क्रैडॉक दूसरे कई कामों में उलझ गया जो उसकी मेज़ पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दोपहर में वो एक थिएटर के एजेंट से पूछताछ करने गया।
जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। जब वो अपने ऑफिस वापस लौटा तो उसने पाया कि उसकी मेज पर पेरिस से आया हुआ एक तार पड़ा था। उसमें लिखा था, तुमने जो बताया था उस पहचान की एक औरत यहाँ है जिसका नाम है एना स्ट्राविंस्का, जो बैले मायरिस्की के लिए काम करती है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ आ जाओ। क्रैडॉक ने राहत की सांस ली और उसके दिमाग पर पड़ा बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उसने उसी रात फेरी से पेरिस जाने का फैसला किया। अध्याय 13। लंच के बाद अचानक एमा ने सबसे कहा, अरे मैं आप सबको ये बताना तो भूल ही गई कि मैंने मिस आइल्स बैरो से कहा था कि वो आज शाम चाय के लिए अपनी बूढ़ी बुआ को भी ले आए। हेरोल्ड ने जल्दी से कहा, अरे ये क्या बात हुई, छोड़ो उसे, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी हैं। हम इस समय ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई अजनबी आए। हाँ, उसे रसोई में या और कहीं पर उस लड़की के साथ चाय पीने दो। एल्फ्रेड ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एमा ने सख्ती के साथ कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत बदतमीजी की बात होगी। अच्छा ठीक है, आने दो, सेड्रिक ने कहा। हम लोग उनसे उस प्यारी लड़की लूसी के बारे में बात करेंगे। मुझे उसके बारे में थोड़ा और जानने की ज़रूरत है। उसके ऊपर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लड़की बहुत तेज़ है। हेरोल्ड ने जवाब दिया, उसके बहुत से बड़े बड़े संपर्क हैं और वो सच्ची भी है। मैंने ये फैसला किया है कि उसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करूंगा। फिर अचानक उसके स्वर में गुस्सा झलकने लगा। और एमा, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जाकर पुलिस को ये बता आई कि मरने वाली लड़की एडमंड की फ्रेंच प्रेमिका हो सकती थी। इससे उनको ये लगेगा कि वो यहाँ आई थी और हम में से किसी ने उसका कत्ल कर दिया। अरे नहीं हेरोल्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, एल्फ्रेड ने कहा। हेरोल्ड बिल्कुल ठीक कह रहा है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सादे कपड़ों में पुलिस वाले मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैंने इसे कहा था कि ऐसा ना करे, सेड्रिक ने कहा, लेकिन वो क्विम्पर वो बीच में आ गया और उसने इसे बढ़ावा दिया और ये जाकर सारी बातें कह आई। हेरोल्ड को और तेज गुस्सा आ गया। क्विम्पर का इन सब बातों से क्या लेना देना है? वो डॉक्टर है, दवाओं और हेल्थ तक सीमित रहे। एमा ने गुस्से में आते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब लड़ना छोड़ो। मुझे वाकई में बहुत खुशी है कि वो औरत हमारे घर चाय पर आ रही है। इससे ये तो होगा कि एक अजनबी के यहाँ होने के कारण हम बार बार उसी बात के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। मुझे इससे थोड़ा अलग हटकर सोचने की ज़रूरत है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। हेरोल्ड ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बड़ी अजीब बात है कि लूसी आइल्स बैरो ने बाड़े में जाकर ताबूत को खोलकर उसमें से लाश को ढूंढ निकाला। ये बहुत बड़ी बात है। शायद हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। लंच के वक्त भी उसका व्यवहार कुछ रूखा रूखा सा लग रहा था। उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, एल्फ्रेड ने कहा। मैं जल्दी ही ये पता लगा लूंगा कि असल में उस लड़की का मकसद क्या है, वो यहाँ किस लिए आई है। तो ठीक है, आज जब शाम को ये बुढ़िया आकर चली जाएगी तब हम इस बारे में कुछ करेंगे। और हाँ, हम उसकी बुआ से भी तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम ऐसा ही करेंगे। जब शाम की चाय का वक्त हो गया तो लूसी मिस मार्पल को लेकर अंदर आई और आग के पास उनके बैठने के लिए जगह बना दी। मिस मार्पल स्वेटर में लिपटी किसी प्यारी बुढ़िया जैसी लग रही थी। उसकी तरफ देखकर वो खुशी से खिल गई। उसने अपने चारों तरफ घूमकर देखा और मुस्कुराने लगी। हेरोल्ड अपने बढ़िया सूट में था। एल्फ्रेड बड़े प्यार से उसका सैंडविच उठाए हुए और सेड्रिक अपने ट्वीड सूट में सबसे अलग दिखता हुआ खड़ा था। आप यहाँ आईं, हमें बहुत खुशी हुई, एमा ने बड़े ही प्यार से कहा। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया, मिस मार्पल ने कहा। आपका घर तो बहुत ही सुंदर है और इसके अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वे पीतल के सामान, उनको देखकर मुझे याद आया कि मेरे पिता वैसे ही सामान पेरिस की एक एग्जीबिशन से खरीद कर लाए थे। अच्छा, ये सब आपके दादा ने किया? बहुत सुंदर है। अपने भाइयों के साथ रहकर आपको कितनी खुशी हो रही होगी। नहीं तो परिवार इतना बिखर जाता है, भारत से लेकर अफ्रीका तक। जी, मेरे 2 भाई लंदन में ही रहते हैं, एमा ने कहा। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मिस मार्पल ने कहा। लेकिन मेरा भाई सेड्रिक एक पेंटर है और वो इबिजा में रहता है। पेंटरों को द्वीप पर रहना इतना पसंद नहीं होता, मिस मार्पल ने भौएं सिकोड़ते हुए कहा। उन्होंने सेड्रिक को कुछ असंगत नजरों से देखा। सेड्रिक ने उनसे कहा,
हाँ तो मिस मार्पल, जरा हमें ये बताइए कि जब लूसी बच्ची थी तो कैसी थी? वो लूसी की तरफ देखकर बड़े ही लाड से मुस्कुराई और बोली, लूसी हमेशा से बहुत ही चालाक थी, हिसाब किताब में बहुत तेज। मुझे अच्छी तरह याद है जब एक कसाई ने मुझे ठग लिया था और मुझसे ज्यादा पैसे वसूल लिए थे, तब इसने उसे कैसा सबक सिखाया था। और मिस मार्पल लूसी के बचपन के बारे में तरह तरह की कहानियां बताने लगी और साथ ही गांव में बिताए अपने बचपन के बारे में भी। यादों की ये लहर तब जाकर रुकी जब ब्रायन और बच्चे एकदम गंदे होकर वापस लौटे, क्योंकि वे सुराग खोज रहे थे। चाय आई और उसके साथ आए डॉक्टर क्विम्पर। जब उन्हें बूढ़ी औरत का परिचय दिया गया तो उनकी भवें ऊपर चढ़ गईं। कुछ उखड़े से स्वर में उन्होंने कहा, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक है एमा। नहीं, वो दोपहर में थोड़ा थक गए थे, एमा ने कहा। मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शायद आने वालों से बचने के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे प्यारे पिताजी जब भी कोई आता था तब कहते थे कि मेरी चाय स्टडी में भिजवा देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस मार्पल, एमा ने कहना शुरू ही किया था कि सेड्रिक बीच में आ गया। जब उनके प्यारे बेटे आते हैं तो वे हमेशा स्टडी में ही चाय पीते हैं। डॉक्टर क्विम्पर एक अलग टेबल पर बैठे सैंडविच और कॉफ़ी केक खा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो न जाने कितने जन्मों के भूखे हों। उन्होंने कहा, मनोविज्ञान तब तक ठीक है जब उसे मनोवैज्ञानिकों के लिए छोड़ दिया जाए। मुश्किल ये है कि आजकल हर तरफ नौसिखिए मनोवैज्ञानिक भरे पड़े हैं। आजकल तो ये हाल है कि मेरे मरीज मुझे ठीक ठीक बताते हैं कि वे किन ग्रंथियों और दिमागी हालातों से गुजर रहे हैं। मुझे तो बताने का मौका ही नहीं देते। मुझे थोड़ी चाय और देना एमा, मैं एक कप और लूँगा। आज मुझे लंच करने का समय बिल्कुल नहीं मिला था। आजकल डॉक्टरों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। हमारे मरीज हर वो चीज़ लेना चाहते हैं जो उन्हें देश की तरफ से मिल सकती है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अगर किसी बच्ची जेनी ने रात में 2 बार खांस दिया या बच्चे टॉमी ने 2-4 हरे सेब खा लिए तो बेचारे डॉक्टर को आधी रात को भागना पड़ जाता है। ये केक तो बहुत ही अच्छे हैं एमा, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। मैंने नहीं डॉक्टर, ये मिस लूसी ने बनाए हैं, एमा ने कहा। तुम भी तो ऐसे ही बनाती हो, क्विम्पर ने अपनी वफादारी दिखाते हुए कहा। क्या चाय के बाद आप पिताजी को देखने आएंगे? इतना कहकर एमा खड़ी हो गई और डॉक्टर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे दोनों बाहर निकल गए तो सेड्रिक ने कहा, पता नहीं वो इस बुढ़े से कैसे चिपकी रहती है। हेरोल्ड ने जल्दी से कहा, यहाँ उसका घर बहुत आरामदायक है और पिता का उससे बहुत लगाव है। हाँ हाँ ठीक है, वो एक बूढ़ी आया बनने के लिए ही पैदा हुई थी, सेड्रिक ने कहा। ये बात सुनकर मिस मार्पल की आंखों में न जाने क्यों एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हेरोल्ड ने जल्दी से कहा, मेरे भाई ने बूढ़ी आया शब्द का प्रयोग किसी गलत विचार से नहीं किया है मिस मार्पल। अरे, मुझे बुरा नहीं लगा, मिस मार्पल ने कहा। मैं तो यही सोच रही थी कि हो सकता है वो सही हो। दरअसल मिस एमा उस तरह की हैं जो देर से शादी करने में यकीन रखती हैं और उसको सफल बनाती हैं। अरे, यहाँ रहना उसे कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता। दरअसल कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे वो शादी कर लेती, सेड्रिक ने कहा। मिस मार्पल की आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा, ऐसे कामों के लिए पादरी और डॉक्टर हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी शरारती आंखें एक एक करके सबको घूरने लगीं उनकी बात का असर देखने के लिए। ये साफ था कि उन्होंने उन लोगों को कुछ संकेत दे दिया था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था और जो उन्हें अच्छा भी नहीं लगा था। फिर अपने स्कार्फ और बैग को समेटते हुए वो खड़ी हो गईं। तीनों भाई सामान उठाने में उनकी मदद करने लगे। आप लोग कितने अच्छे हैं। हाँ, मेरा नीला मफलर। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि आप लोगों का घर कैसा होगा जब मैं लूसी के बारे में सोचती थी कि वो यहाँ काम करती है। फिर वो सेड्रिक को देखकर मुस्कुराते हुए बोलीं, पता है तुम्हें देखकर मुझे किसकी याद आती है? हमारे बैंक मैनेजर का बेटा थॉमस। वो हमेशा लोगों को शौक देता रहता है। बैंक की दुनिया में नहीं चल पाया तो वेस्ट इंडीज चला गया। घर तब आया जब उसके पिता की मौत हो गई और उसे ढेर सारी संपत्ति मिली। वो हमेशा पैसे कमाने से उसको खर्च करना ज्यादा अच्छा समझता है। और फिर वो धीरे धीरे चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई।
लूसी आइल्सबैरो मिस मार्पल को उसके घर तक छोड़कर आई। वापस आते हुए रास्ते में अंधेरे से एक छाया निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में आ गई। वो उस समय पिछली गली में मुड़ने ही वाली थी। लूसी ने तुरंत एल्फ्रेड को पहचान लिया। उसने अंदर आते हुए कहा, बहुत ठंड है, मैंने सोचा कि थोड़ा टहल लूं, लेकिन टहल नहीं सका। तुमने अपनी बुआ को ठीक से घर पहुंचा दिया? जी हाँ, पहुंचा दिया। यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो तो देख ही रहा था, बूढ़े लोगों के शौक पुरानी तरह के ही होते हैं, एकदम बकवास। और रदरफोर्ड हॉल से ज्यादा बकवास और बोरिंग भला और क्या हो सकता था। मैं तो यहाँ 2 दिनों से ज्यादा रह ही नहीं सकता। पता नहीं तुम यहाँ कैसे रह पाती हो लूसी। अगर मैं तुम्हें लूसी कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं, लूसी ने कहा। मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ही होशियार लड़की हो लूसी। इतनी कि खाना पकाने और ये सफाई जैसे बेकार कामों में तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन मुझे ऑफिस में काम करने से ज्यादा साफ सफाई का ही काम पसंद है। हाँ, वो तो मुझे भी है, लेकिन जीने के और भी तरीके हैं। तुम फ्रीलांसिंग कर सकती हो। जी, मैं वही तो कर रही हूँ। अरे, ऐसे फ्रीलांसिंग नहीं, मेरा मतलब है अपने लिए काम करना, खुद को सबके खिलाफ खड़ा करना। किसके खिलाफ? हर तरह की ताकत के खिलाफ, सारे ऐसे बकवास कायदे कानूनों के खिलाफ जो हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि हर जगह कोई न कोई रास्ता होता है, और अगर आप समझदार हों तो आप उस रास्ते को पहचान लेते हैं। क्या तुम इतनी समझदार हो? जी, शायद। इतना कहकर लूसी ने अपने कार को अस्तबल में खड़ा किया और वहां से जाने लगी। तुम अभी फैसला नहीं करना चाहती? जी, दरअसल मैं आपकी बात पूरी तरह समझी नहीं, थोड़ा खुलकर समझाएंगे? साफ साफ कहूँ लूसी डियर, तो मैं तुम्हारा इससे बेहतर काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हारे पास वो तौर तरीके और समझ है जो दूसरी लड़कियों के पास नहीं होती। क्या आप चाहते हैं कि मैं सोने की ईंटें बेचने में आपकी मदद करूँ? लूसी ने पूछा। अरे नहीं, इतना खतरनाक काम नहीं, बस थोड़ा सा कानून तोड़ना है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके हाथ लूसी की बाहों तक पहुंच गए। तुम बहुत खूबसूरत हो लूसी, मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। जी, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई, लूसी ने कहा। ओह, तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं करने वाली हो। जरा इसके बारे में सोच कर तो देखो, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बस हर तरफ मौज ही मौज होगी। ऐसे मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसके लिए पूंजी की जरूरत होती है। जी, लेकिन मेरे पास तो कोई पूंजी नहीं है, लूसी ने कहा। अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे हाथ में कुछ रुपया है, और वैसे भी मेरे आदरणीय पिताजी बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाले नहीं हैं। जब वे गुजर जाएंगे तो मैं उन पैसों के ऊपर हाथ डालूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और काम की शर्तें क्या होंगी? सबसे पहली शर्त शादी, लेकिन अगर तुम चाहो तो। औरतें चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन शादीशुदा औरतें अपने पतियों के खिलाफ गवाही नहीं देती। मुझे तो इसमें कोई खास मजे वाली बात नजर नहीं आती, लूसी ने कहा। माय डियर लूसी, क्या तुम्हें अब भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो चुका हूँ? प्लीज मेरे पास आओ। लूसी सब कुछ समझ रही थी। एल्फ्रेड में काफी आकर्षण था, उसमें किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए चुंबक जैसी ताकत थी। वो हंसी और उसकी बाहों के घेरे से निकल गई। ये मौज करने का समय नहीं है, रात के खाने के बारे में भी सोचना है मुझे। इतना कहकर वो तेज कदमों से चलती हुई किचन में जा घुसी। उसे तब हैरानी हुई जब हैरोल्ड क्राइकेनथॉर्प ने उसको आकर रोका। मिस आइल्सबैरो, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जी, क्या हम ये काम बाद में कर सकते हैं? मैं अपने काम के लिए पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रात के खाने के बाद बात करेंगे। जी ठीक है, लूसी ने कहा और अपने काम में जुट गई। रात का खाना और सारे काम निबट जाने के बाद जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि हैरोल्ड हॉल में ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जी कहिए मिस्टर क्राइकेनथॉर्प, क्या हम दूसरे कमरे में बैठें? उसने कहा और उसे लेकर एक दूसरे कमरे में चला गया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं कल सुबह यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। जी शुक्रिया, लूसी ने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तुम्हारे हुनर की कोई कदर नहीं है, वो बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता,
लूसी ने कहा। मन ही मन उसने सोचा, लगता है ये सारे भाई कुछ ज्यादा ही दीवाने हो गए हैं, लेकिन कम से कम इतना शुक्र है कि ये मुझे शादी करने के लिए तो नहीं कह सकता, इसकी तो पहले से ही एक पत्नी है। हैरोल्ड ने आगे कहा, दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इस सारे संकट के समय तुमने बहुत अच्छा बर्ताव किया है। तुम लंदन आकर मुझसे मिलो, फ़ोन करके मिलने का समय ले लेना, मैं अपनी सेक्रेटरी को कह दूंगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये असाधारण प्रतिभा मेरी कंपनी के काम आए। हम बात कर लेंगे कि किस क्षेत्र में तुम्हारी प्रतिभा का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा। तो बोलो, क्या कहती हो, आओगी ना? जी, मैं इसके बारे में सोचूंगी, लूसी ने कहा। ज्यादा इंतजार मत करना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। वहां से बाहर आते हुए लूसी अपने मन में सोच रही थी, ये सब कितना मजेदार है। तभी सामने सीढ़ियों पर उसे सेड्रिक मिला। उसने कहा, लूसी, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं इबिजा आकर आपका ध्यान रखूं? लूसी की ये बात सुनकर सेड्रिक को थोड़ा झटका सा लगा और वो चौकन्ना हो गया। नहीं नहीं, मैंने इस तरह की कोई बात सोची भी नहीं। ओह सॉरी, मुझसे भूल हो गई। कहिए, आप क्या कहना चाहते थे? मैं तो ये जानना चाहता था कि क्या घर में तुम्हारा कोई टाइम टेबल है? और हाँ, तुम्हें हर वक्त यही नहीं सोचना चाहिए कि हर आदमी तुमसे शादी करना चाहता है। माना तुम सुंदर हो, लेकिन उतनी भी नहीं। असल में तुम सबसे आखिरी लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहूँगा। आखिरी लड़की? जी ठीक है, मैं समझ गई, लूसी ने कहा। आपको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप मुझे अपनी सौतेली माँ के रूप में पसंद करें। क्या? सेड्रिक कुछ ना समझते हुए उसे घूरने लगा। मैंने जो कहा आपने सुन लिया, लूसी ने कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अध्याय 14। इंस्पेक्टर क्रैडॉक को पेरिस में पुलिस ऑफिसर आर्मंड डेसीन से मिलकर अच्छा लगा। दोनों पहले भी एक आध बार मिल चुके थे और उनके बीच अच्छी बनती थी। चूंकि क्रैडॉक अच्छी फ्रेंच बोलता था, इसलिए ज्यादातर बातचीत उसी भाषा में हुई। डेसीन ने उसे बताया, अभी ये सिर्फ एक विचार है। मेरे पास उस मर चुकी औरत की एक तस्वीर है। ये देखो, ये है इसमें बाएं से चौथे नंबर पर। इससे तुम्हें कुछ समझ में आता है? इंस्पेक्टर क्रैडॉक ने कहा, नहीं, ऐसी किसी औरत की पहचान आसान नहीं होती जिसका गला घोट दिया गया हो। वैसे भी इस तस्वीर में लड़कियां खूब बन ठनकर अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए तैयार हैं। ये वाली वो हो सकती है, लेकिन इससे क्या होता है? वो कौन थी? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? अभी तो ना के बराबर। ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण औरत नहीं थी और बैले मरित्सिक भी कोई खास मायने नहीं रखता था। छोटे छोटे शहरों में उसके शो होते थे। उसमें कोई भी मशहूर डांसर नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हें मैडम जॉयलेट से मिलवाऊंगा जो इसे चलाती है। मैडम जॉयलेट पक्की धंधे वाली फ्रेंच औरत थी, चालाक आंखों वाली। उसने उन लोगों को देखते ही कहा, मुझे पुलिस वाले पसंद नहीं हैं। जब भी वे आते हैं मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। देखिए मैडम, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने आपको कभी शर्मिंदा होने का मौका दिया है क्या? डेसीन ने कहा। हाँ, उस बेवकूफ लड़की के लिए जिसने कार्बोलिक एसिड पी लिया था, और वो भी उस खानसामे के प्यार में जो औरतों की परवाह नहीं करता और जिसके शौक और तरह के हैं। उसके ऊपर तुमने बड़ा ही बवाल किया था। ऐसी बातें हमारे प्यारे बेले के लिए अच्छी नहीं होती इंस्पेक्टर। ओह, वो बड़े बक्से वाला मामला, डेसीन ने कहा। अरे वो तो 3 साल पहले की बात है। तुम्हें मन में बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। अब मैं इस लड़की के बारे में जानने आया हूँ, एना स्ट्रेविंस्का। उसको क्या हुआ? मैडम ने चिंता भरे स्वर में पूछा। क्या वो रूसी है? इंस्पेक्टर क्रैडॉक ने पूछा। बिल्कुल नहीं। आप ऐसा उसके नाम की वजह से पूछ रहे हैं ना? लेकिन वो सारी लड़कियां खुद को ऐसे ही नामों से बुलाती हैं। वो कोई खास नहीं थी, अच्छा डांस भी नहीं करती थी, दिखने में भी बहुत सुंदर नहीं थी। वो ग्रुप में तो अच्छा डांस करती थी, लेकिन अकेले में बिल्कुल नहीं। क्या वो लड़की फ्रेंच थी? हाँ, शायद। उसके पास एक फ्रेंच पासपोर्ट था, लेकिन उसने मुझे एक बार बताया था कि उसका पति अंग्रेज था। उसने आपसे ये कहा था कि उसका पति अंग्रेज है, जिंदा या मरा हुआ? मैडम जॉयलेट ने कंधे उचका दिए। मर गया या उसने इसे छोड़ दिया, मैं कैसे बता सकती हूँ।
इन लड़कियों का हमेशा अपने पतियों से कुछ ना कुछ लफड़ा चलता ही रहता है। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? मैं अपनी कंपनी को 6 हफ्ते के लिए लंदन लेकर गई थी। वहां हमने बहुत सारे शो किए। फिर हम लौटकर फ्रांस आ गए, लेकिन ऐना नहीं आई। उसने हमारे लिए एक संदेश छोड़ा कि वो अपने पति के परिवार के साथ रहने जा रही है। कुछ इसी तरह से कुछ लिखा था। मैं ये नहीं जानती कि ये बात सही है या गलत। मुझे तो ज्यादा संभावना इस बात की लगती है कि वो किसी के साथ भाग गई। क्रैडॉक ने सिर हिलाया। वो समझ गया था कि मैडम जॉयलेट का यही सोचना था। जॉयलेट ने फिर से कहा, और मेरे लिए ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं उससे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर ला सकती हूँ जो उससे बेहतर डांस करे। इसीलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। मैं क्यों सोचूं? ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, मर्दों के पीछे पागल। ये किस तारीख की बात है? जब हम फ्रांस लौट कर आए थे। हाँ, ये क्रिसमस से पहले के इतवार की बात है, और ऐना ने उससे 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था। मुझे बिल्कुल ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन हैमरस्मिथ में वीकेंड था और हमें उसके बिना डांस करना पड़ा था, जिसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर से सारी रिहर्सल करनी पड़ी थी। ये उस लड़की की बदमाशी थी, लेकिन इन लड़कियों की यही आदत होती है। जैसे ही इनकी किसी पुरुष से मुलाकात हो जाती है, ये सारी की सारी एक जैसी हो जाती हैं। मैं सबसे बस यही कहती हूँ, मैं उस लड़की को वापस किसी कीमत पर नहीं लेने वाली। इसमें कोई शक नहीं कि उसने क्रिसमस की छुट्टियां किसी ऐसे आदमी के साथ बिताई हैं जिसको उसने अपने लिए चुना था। ये मेरा काम नहीं है। मैं किसी और लड़की को ढूंढ सकती हूँ, ऐसी लड़की जिसे मेरे बैले में डांस करके अच्छा लगेगा, जो ऐना से बेहतर नाचती होगी। लेकिन आप लोग उसे ढूंढना क्यों चाहते हैं? क्या उसके नाम से पैसे आए हैं? जी नहीं, बल्कि हमें ये लग रहा है कि शायद उसका खून हो गया है। क्रैडॉक ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा। मैडम जॉयलेट उदासीन बनी रही। हाँ, ये तो होता रहता है। वो एक अच्छी कैथोलिक थी। हर इतवार को चर्च जाती थी और वहां भगवान के सामने खुद से बात भी करती थी। क्या उसने आपसे कभी अपने बेटे के बारे में बात की थी मैडम? बेटा? क्या आपको लगता है उसके कोई बच्चा भी था? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है इस धंधे में आने से पहले उसका कोई बच्चा हो सकता है विश्व युद्ध के दौरान। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बाकी लड़कियों में से उसकी सबसे गहरी दोस्ती किससे थी? मैं 2-3 नाम बता सकती हूँ, लेकिन वो बहुत करीब किसी के भी नहीं थी। मैडम जॉयलेट से ऐसा कुछ भी पता नहीं चल सका जो उनके काम का हो। जब उसे पाउडर की डिब्बी दिखाई गई तो उसने कहा कि ये ऐना की हो भी सकती थी और नहीं भी। ज्यादातर लड़कियां इस तरह की चीजों की शौकीन होती हैं। ऐना ने फर वाला कोट शायद लंदन में खरीदा होगा, वो नहीं जानती थी। उसने कहा, मैं तो हमेशा शो की तैयारियों में ही लगी रहती हूँ। मुझे इन सब बातों के लिए कहाँ समय होता है कि इन बातों पर ध्यान दूं कि मेरे कलाकार क्या पहन रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। मैडम जॉयलेट के बाद उन लोगों ने उन लड़कियों से बात की जिनके नाम मैडम ने दिए थे। उनमें से 1 या 2 ऐना को अच्छी तरह से जानती थीं, लेकिन उनमें से सभी ने यही कहा कि वो ऐसी लड़कियों में से नहीं थी जो अपने बारे में ज्यादा बातचीत करे, और जब भी उसने बात की तो अधिकतर झूठ ही बोला। वो झूठ मूठ में बातें बनाने में विश्वास करती थी। एक लड़की ने बताया, इस तरह की कहानियां कि वो किसी बड़े ड्यूक की प्रेमिका थी या इंग्लैंड के किसी बड़े पैसे वाले की, या वो किस तरह से लड़ाई के खिलाफ माहौल बनाने के लिए काम किया करती थी। एक बार तो उसने ये भी कहा कि वो हॉलीवुड में फिल्म स्टार भी रह चुकी थी। एक और लड़की ने बताया, मुझे तो लगता है कि वो पक्की बुजुर्ग टाइप की थी। उसे बैले सिर्फ इसलिए पसंद था क्योंकि वो रोमांटिक होता है, लेकिन उससे डांस वांस नहीं होता था। वो अपने बारे में सिर्फ कहानियां बनाना जानती थी। लंदन में भी उसने ये कहा था कि एक बहुत बड़ा आदमी उसे क्रूज पर दुनिया की सैर करवाने वाला है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे देखकर उस आदमी को अपनी बेटी की याद आती है जिसकी कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। पहली लड़की ने बताया, उसने मुझे ये कहा कि वो स्कॉटलैंड में एक बड़े जमींदार के साथ रहने जा रही है और वहां पर हिरण का शिकार करेगी। दूसरी लड़की ने कहा, इन सारी बातों से कुछ भी निकलकर नहीं आया। सिर्फ यही बात पता चली कि ऐना स्ट्राविंस्का झूठ बोलने वाली लड़की थी। वो निश्चित तौर पर स्कॉटलैंड में किसी के साथ हिरण का शिकार नहीं कर रही थी, और ना ही इस बात की कोई संभावना थी कि वो क्रूज पर दुनिया की सैर कर रही हो। ना ही इस बात का कोई कारण समझ में आ रहा था कि उसकी लाश रदरफोर्ड हॉल में एक ताबूत में क्यों मिली।
मैडम जॉयलेट और बाकी लड़कियों ने उसकी पहचान की तो थी, लेकिन झिझकते हुए, जो कि कोई निश्चित भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सभी इस बात से तो सहमत थे कि कोई ऐना थी, लेकिन इस बात को सब छिपा रहे थे कि वो थी कौन। पक्के तौर पर सिर्फ एक बात कही जा सकती थी कि 19 दिसंबर को ऐना ने यह फैसला किया था कि वो फ्रांस नहीं जाएगी, और 20 दिसंबर को उसके जैसी दिखने वाली एक औरत ब्रैकहैम्पटन जाने वाली 4:33 की ट्रेन में सफ़र करते हुए मार डाली गई, गला घोंटकर। अगर ताबूत वाली औरत ऐना नहीं थी तो फिर ऐना कहाँ थी? इसका जवाब मैडम जॉयलेट ने बड़ा सीधा सा दिया, अपने उसी आदमी के साथ जिसके साथ वो क्रिसमस पर गई थी। हो सकता था ये जवाब सही हो, क्रैडॉक ने दुख के साथ सोचा। एक और बात थी जिसके बारे में सोचा जा सकता था, वो ये कि ऐना ने एक बार ये कहा था कि उसका पति अंग्रेज था। तो क्या उसका पति एडमंड था? ये संभव नहीं लग रहा था, खासकर उसे जानने वाली लड़कियों ने उसके बारे में जो भी बताया था उसे देखते हुए। जिस बात की अधिक संभावना लग रही थी वो ये थी कि ऐना किसी मार्टिन नाम की औरत को जानती थी, और इतना जानती थी कि उसके बारे में सारी ज़रूरी बातें बता सके। वो शायद ऐना रही होगी जिसने एमा को चिट्ठी लिखी थी, जो शायद किसी तरह की जांच पड़ताल से डर गई, और शायद जिसने सोचा हो कि उसे बेले से भी अपने संबंध तोड़ लेने चाहिए, वरना वो पकड़ी जा सकती है। लेकिन वो है कहाँ? और एक बार फिर मैडम जॉयलेट का जवाब ही क्रैडॉक को सबसे सही लगा, अपने आदमी के साथ। पेरिस से जाने से पहले क्रैडॉक ने डेसीन के साथ मार्टिन नाम की उस औरत के बारे में चर्चा की। डेसीन अपने अंग्रेज सहकर्मी से इस बात पर सहमत था कि ताबूत में मिली औरत का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। खैर, वो तैयार हो गया कि इस मामले की और जांच करने की ज़रूरत है। उसने क्रैडॉक को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि पता करने की कोशिश की जानी चाहिए कि सदर्न रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट एडमंड क्राइकेनथॉर्प और फ्रेंच औरत की असल में शादी हुई थी या नहीं, और वो भी डनकर्क आने से ठीक पहले। हालांकि उसने क्रैडॉक को चेतावनी देते हुए कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि इस बात का सही जवाब मिल ही जाए। उस इलाके पर जर्मन सेना ने 3 बार कब्जा किया था, और उस युद्ध की वजह से फ्रांस के लोगों को आक्रमण के समय भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बहुत से मकान और दस्तावेज नष्ट हो गए थे। तुम निश्चिंत रहो मेरे दोस्त, हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। क्रैडॉक के आने के बाद सार्जेंट वेदरऑल उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन उदासी के साथ। उसने कहा, सर, जो पता आपने मुझे दिया था 126 एल्वर्स क्रेसेंट, वो काफ़ी सम्मानजनक इलाका है। कोई पहचान हुई? जी नहीं, कोई भी तस्वीर की पहचान उस औरत के रूप में नहीं कर पाया जो वहाँ चिट्ठियाँ लेने आया करती थी। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे भी उसे कौन पहचान पाएगा। महीने भर पहले की बात है ये। उस जगह पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। वो स्टूडेंट्स हॉस्टल है। हो सकता है वो वहाँ किसी और नाम से रहती हो, इंस्पेक्टर ने कहा। अगर ऐसा होता तो वे उस तस्वीर वाली औरत को पहचान लेते सर। हमने कई होटलों में छानबीन की है, वहाँ कोई भी मार्टिन क्राइकेनथॉर्प के नाम से नहीं ठहरा हुआ था, किसी भी होटल में नहीं। फिर हमने एना स्ट्राविंस्का के बारे में छानबीन की। उसने कंपनी के बाकी लोगों के साथ एक सस्ते होटल में बुकिंग करवाई थी। वहाँ ज़्यादातर थिएटर वाले ही ठहरते थे। 19 तारीख की रात को वो वहाँ से चली गई। उसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। क्रैडॉक ने सिर हिलाया और उसे आगे जांच करने के लिए कुछ तरीके सुझाए। हालांकि उसे इस बात की कम ही उम्मीद थी कि उन तरीकों से भी कोई सफलता मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने विमबॉर्न एंड हेंडरसन कंपनी को फ़ोन मिलाया और मिस्टर विमबॉर्न से मिलने के लिए वक्त मांगा। निर्धारित वक्त पर जब वो उनसे मिलने पहुंचा तो उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां हवा ना के बराबर थी, और मिस्टर विमबॉर्न एक बहुत ही पुरानी शैली की मेज़ के पीछे बैठे थे जिसके ऊपर कागज़ों का अंबार लगा था। कई बक्सों पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे थे और उनके कागजात पड़े थे। वे पुराने ज़माने के थे या आज के ज़माने के, इंस्पेक्टर को नहीं पता था। कहिए इंस्पेक्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर विमबॉर्न ने पूछा। क्रैडॉक ने मार्टिन का पत्र आगे बढ़ा दिया और कहा, इसे देखिए मिस्टर विमबॉर्न। विमबॉर्न ने उसे बेध्यानी से छुआ जरूर, लेकिन उठाया नहीं। उसके चेहरे का रंग बदल गया और होंठ भिंच गए। जी हाँ, मैं जानता हूँ। कल ही मुझे मिस एमा का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड जाकर आपको क्या बताया।
मैं यही कह सकता हूँ कि मुझसे उस वक्त संपर्क क्यों नहीं किया गया जब ये पत्र उनके पास आया था। अजीब बात यह है कि मुझे उस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुझे तो इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था कि एडमंड ने कभी शादी भी की थी। इंस्पेक्टर क्रैडॉक ने उसे बताया कि उसने शायद लड़ाई के दौरान शादी की थी, फिर उसका कोई पता नहीं चला। विमबॉर्न ने तत्काल कहा, हाँ, जब लड़ाई शुरू हुई तब हम लिंकन इन फील्ड्स में थे और हमारे बगल वाले घर में एक गोला आकर लगा और हमारे बहुत सारे कागजात उसमें बर्बाद हो गए। वैसे उनमें कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं थे, उनको सुरक्षा के लिहाज से पहले ही हटा लिया गया था, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर भ्रम फैल गया। उस समय क्राइकेनथॉर्प का काम मेरे पिता देखा करते थे। 6 साल पहले उनकी मौत हो गई। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि एडमंड की शादी की बात आई थी, लेकिन शायद वो हो नहीं पाई थी। मेरे पिता ने इस कहानी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे तो इस सब के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र दिखता है। इतने सालों बाद सामने आकर ये कहना कि उसकी शादी हुई थी और उसका एक बेटा भी है, अपने आप में काफी चालाकी भरा लगता है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि उसके पास आखिर सबूत क्या है। ऐसे ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि वसीयत के हिसाब से उसकी या उसके बेटे की क्या हैसियत होगी, क्रैडॉक ने पूछा। कानूनी तौर पर उसका या उसके लड़के का क्या हक बनता है? विमबॉर्न ने अपना चश्मा उठाया और बोला, इस समय तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो इस बात को साबित कर दे कि उसके बेटे का बाप एडमंड क्राइकेनथॉर्प है और उन दोनों की बाकायदा शादी हुई थी, तो लूथर क्राइकेनथॉर्प के मरने के बाद ट्रस्ट में से उसको भी हिस्सा मिलेगा। सबसे बढ़कर उसको रदरफोर्ड हॉल की पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे की संतान है। क्या कोई उस घर को हासिल करना चाहता है? क्रैडॉक ने पूछा। रहने के लिए तो कोई नहीं, लेकिन वो घर बहुत सारे पैसे ला सकता है, बहुत ज्यादा। कारखाने लगाने के लिए और घर बनाने के लिए जमीन। वो जमीन ब्रकहैम्पटन के बीचों बीच है, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है वो। अगर लूथर क्राइकेनथॉर्प की मौत हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो सेड्रिक को मिलेगा। वो तब मिलता जब एडमंड का कोई बेटा ना होता, लेकिन अगर वो वाकई उसका बेटा है तो जमीन उसे ही मिलेगी। सेड्रिक के बारे में मुझे बताया गया है कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या ये बात सच है? क्रैडॉक ने पूछा। मिस्टर विमबॉर्न ने क्रैडॉक को ठंडी निगाहों से घूरा। अच्छा, क्या वाकई? मैं भी अपने बारे में इस तरह की बहुत सारी बातें कह सकता हूँ। ऐसे लोग इस दुनिया में शायद होते हैं जिनकी पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन मैं आज तक ऐसे किसी आदमी से मिला नहीं हूँ। क्रैडॉक ने अगला सवाल किया। क्या हैरोल्ड और एल्फ्रेड इस चिट्ठी के आने से परेशान हो गए थे? हो सकता है, लेकिन क्यों? क्या इससे उनका हिस्सा कम हो जाता? ये बात तो पक्की है इंस्पेक्टर कि एडमंड का बेटा होने के कारण वो ट्रस्ट के 5वें हिस्से का हकदार होता। ये कोई बहुत बड़ा घाटा तो नहीं लगता, क्रैडॉक ने कहा। विमबॉर्न ने काइयां नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, अगर आपका मतलब खून से है तो उसके लिए पर्याप्त कारण नहीं बनता, लेकिन मुझे लगता है कि वे दोनों परेशान तो काफी हुए होंगे। क्रैडॉक फुसफुसाया। उसने विमबॉर्न की तेज निगाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओह, तो पुलिस जांच कर रही है। हाँ, एल्फ्रेड के पास हमेशा से पैसों की कमी रही है। कभी कभी कुछ समय के लिए उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वे चले भी जाते हैं। और हैरोल्ड, जैसा कि आपको पता ही होगा, इस समय कुछ संकट की हालत में है, लेकिन देखने में वो काफी धनी दिखाई देता है। वो सब दिखावा है इंस्पेक्टर। शहर में आधे लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनके ऊपर कोई कर्जा है या नहीं। बैलेंस शीट उसे तो ठीक लग सकता है जिसे कोई अनुभव ना हो, लेकिन असल में वे सब संपत्ति है नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हैरोल्ड क्राइकेनथॉर्प को पैसों की सख्त जरूरत है, इंस्पेक्टर ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने मरे हुए भाई की विधवा का गला घोंटने से उसे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अगर किसी की हत्या से परिवार का भला हो सकता है तो वो है लूथर क्राइकेनथॉर्प की हत्या, और उनकी हत्या अभी तक किसी ने नहीं की है। इसलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं इंस्पेक्टर कि आप किस बात की जांच कर रहे हैं। इंस्पेक्टर क्रैडॉक एक ठंडी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। इससे आगे की कहानी के लिए सुने 450 फ्रॉम पैडिंगटन का चौथा भाग।